साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन नाम से पुस्तकों की सीरीज प्रकाशित है, इसमें से हम लोग जो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी जो पूर्वावलोकन है, इसको यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, इसमें पूरी पुस्तक को जो है आपका 11 भागों में जो है कवर किया गया है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि इस पूरी पुस्तक को जो है 11 वीडियो में कवर कर ले जाएं। तो आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले पर्यावरण एवं सतत विकास से संबंधित जो भी प्रश्न जो है सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे बता दूं कि यदि आपको इस पुस्तक का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड करके घटनाचक्र के मोबाइल ऐप पर आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को पर्यावरण एवं सतत विकास के प्रश्नों के साथ में। तो इसमें सबसे पहले जो है पर्यावरण संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखें। तो पहला प्रश्न है कि पर्यावरण से अभिप्राय क्या है। तो यहाँ पर आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। तो देखिए, पहला, भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है वो पर्यावरण कहलाती है। सही है। दूसरा, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, ये भी पर्यावरण है। ये भी सही है। सी, भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं, ये भी पर्यावरण कहलाती है। ये भी सही है। तो तीन की तीनों परिभाषाएं सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, जीवों में पौधे और जंतु दोनों शामिल होंगे का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप में पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संगठक आपस में अंतःक्रिया भी करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार किसी पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक अर्थात अजैविक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। जैविक तथा अजैविक में भौतिक घटक आ जाएंगे। तो जैविक तथा अजैविक घटकों के अंतर्गत सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जैसे धर्म, नैतिकता, प्रथाएं, लोकाचार, विधि, व्यवहार, प्रतिमान आदि भी शामिल होते हैं। अगला है, पर्यावरण किससे बनता है। तो पर्यावरण जो है आपका ये जीवीय घटकों, भू आकृतिक घटकों और अजैव घटकों, इन सभी से मिलकर बनता है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। पर्यावरण एक अविभाज्य समाविष्ट है। देखिए, पर्यावरण जो एक अविभाज्य समष्टि है, जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। इसमें जैविक, अजैविक व भू आकृतिक घटक शामिल होते हैं। अगला है आपका अगला प्रश्न है कि सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। 4 विकल्प हैं। परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण या जैविक पर्यावरण। तो इसमें देखिए, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, परंतु परिचालन पर्यावरण के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इसकी व्याख्या देखें तो पर्यावरण को भौतिक अर्थात अजैविक पर्यावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट, जैविक पर्यावरण, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में वर्गीकृत किया जाता है। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत भू आकृतियाँ, जलाशय, जलवायु, मृदा, चट्टानें, खनिज आदि आते हैं। जबकि जैविक पर्यावरण के अंतर्गत वनस्पतियाँ, जंतु, मानव सहित तथा सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। जैविक तथा अजैविक पर्यावरण के अंतःक्रिया द्वारा सांस्कृतिक पर्यावरण के तहत धर्म, नैतिकता, प्रथाएं, लोकाचार, विधि, व्यवहार, प्रतिमान आदि गतिविधियां शामिल होती हैं। इसलिए सामान्यतः पर्यावरण को भौतिक, जैविक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम लोग धारणीय विकास और सतत विकास संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन कारण का प्रश्न है, तो बताना है सही कौन सा है, कौन सा कूट सही है। तो यहाँ पर देखिए, कथन है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। सतत विकास जो है वो मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। ये कथन आपका सही है। कारण क्या है? क्योंकि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। तो यहाँ पे कथन कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, के अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। इसका तात्पर्य है कि मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव, भौतिक और सामाजिक पारिस्थितिकी परिस्थितियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित या संदृढ़ की जा सकें। इस प्रकार से
यहाँ पर कथन कारण सही और कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1987 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन क्या था? वह प्रतिवेदन आवर कॉमन फ्यूचर था। ऊपर हम लोग व्याख्या में देख चुके हैं। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनिए। 4 घटनाएं हैं। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, दूसरा है ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, तीसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन और चौथा है द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले आपका होता है द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 में, ठीक है। फिर ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन कब होता है? 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन होता 1989 में और रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन होता 1992 में। तो यही क्रम होगा, पहले द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन होगा, फिर ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन होगा, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन होगा, फिर आपका रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन होगा। अगला है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो ये प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में है, ठीक है। धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। अगला प्रश्न है, सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है? तो सतत विकास के लिए जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण आवश्यक है, निर्धनता को घटाना आवश्यक है। तो ये उपयुक्त सभी चीज़ें जो हैं सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, सतत विकास के लिए जैविक अर्थात जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक हैं। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह एक बहुमंडलीय दृष्टिकोण बन चुका है। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? लैंगिक समानता है, इसमें शून्य भूख है, अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई, परंतु अंतरिक्ष अनुसंधान इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। इसमें अंतरिक्ष अनुसंधान शामिल नहीं है। देखिए, SDG 5 जो गोल नंबर 5 है वो लैंगिक समानता से संबंधित है। SDG 2 जो गोल नंबर 2 है शून्य भूख से है, तथा SDG 3 जो है वो अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, जो गोल नंबर 2 है शून्य भूख, जो गोल नंबर 1 है वो निर्धनता संबंधित है, ठीक है। जो गोल नंबर 3 है वो अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई से, और गोल नंबर 5 जो है लैंगिक समानता से संबंधित है। अब हम लोग प्रकृति में कार्बन चक्र व जल चक्र संबंधित जो प्रश्न है उन पे जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 4 चीज़ें दी गई हैं और उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं। तो इसमें देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो है ये कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जोड़ती बल्कि ये ऑक्सीजन जोड़ती है, ठीक है। ये कार्बन को निकालने का कार्य करती है, तो पहला वाला इसमें शामिल नहीं रहेगा। श्वसन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं, जैव पदार्थों का अपक्षय भी जोड़ता है और ज्वालामुखी क्रियाओं से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो यहाँ पर 2, 3, 4 सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुँचती है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, न कि विमोचित करते अथवा जोड़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, वो उसको निकालते नहीं। निकालते कब है? श्वसन की प्रक्रिया में। आगे चलते हैं। अगला है, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो श्वसन बढ़ाता है, जैविक पदार्थों का क्षय बढ़ाता है, ज्वालामुखी क्रिया बढ़ाता है, परंतु प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ाता बल्कि उसकी मात्रा को कम करता है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें है? तो ये आपका जल चक्र में है। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र जो है वो हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। अगला है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पे? तो ये वायुमंडल में उपस्थित नमी पर निर्भर करती है। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा यथा बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। अगला है, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्यों नहीं बढ़ते हैं? पहला, नई मिट्टी में इष्ट खनिज पदार्थ
नहीं रहते? नहीं। अधिकांश मूलरोम नई मिट्टी को अधिक सख्ती से पकड़ लेते? नहीं। प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूलरोम नष्ट हो जाते हैं इस वजह से। तो देखिए, अधिकांश जो पौधे होते हैं प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूलरोम जो है नष्ट हो जाते हैं, इस वजह से कई प्रतिरोपित पौधे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है, देखिए पौधों के अधिकांश मूलरोम जो होते हैं प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कई प्रतिरोपित पौधों में वृद्धि नहीं होती। खेतों में उर्वरकों का उपयोग करने पर यदि शीघ्र ही अधिक जल से खेतों की सिंचाई नहीं होती तो मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। इससे जड़ के मूल रोमों द्वारा जल अवशोषण कठिन हो जाता है, जिससे कारण पौधे मुरझा जाते हैं। अब वायुमंडल पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसे वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल। पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों या वायु के समूह को वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। देखिए, मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। गैसों का यह मिश्रण वायुमंडल एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी जो गैस है वो वायु में नहीं पाई जाती है? तो देखिए, हीलियम, आर्गन, नियान पाई जाती है, परंतु रेडॉन जो है ये नहीं पाई जाती है। ठीक है, शुष्क वायु में इसकी मात्रा नगण्य होती है। अगला है, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो ये आपकी 78% होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नियान, हीलियम इत्यादि गैसें उपस्थित होती हैं। शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है जो कि 78.08% होती है। उसके बाद ऑक्सीजन होता है। वातावरण में सर्वाधिक परसेंटेज किसका है? तो ये आपका नाइट्रोजन का है, 78.08%। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सी है? वह है आपकी नाइट्रोजन। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां अर्थात पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, पेड़ पौधे प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायुमंडल को दूषित करने वाली एवं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अगर वनस्पतियां नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण इनका कार्य है, शोर का अवशोषण इनका कार्य है, वायु का प्रदूषण करना इनका कार्य नहीं है, वायु का प्रदूषण कम करते हैं, ऑक्सीजन की विमुक्ति भी करते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन की विमुक्ति करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे पौधों की कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है, जिसे ग्रीन मफलर कहा जाता है। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण नहीं करते अपितु वायु प्रदूषण की रोकथाम में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अनुमानित उत्पादन कितना होता है? तो ये जो है आपका 20% है। कितना है? 20%। देखिए, वायुमंडल में उपस्थित कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% जो है वो अमेजन वन द्वारा, जो कि आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ब्राज़ील में सबसे अधिक इसका विस्तार है, तो अमेजन वन द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उत्पादन किया जाता है। यह अनुमानित है। अमेजन वन को पृथ्वी का या ग्रह का फेफड़ा या पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा भी कहते हैं। अमेजन वन विशाल उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है जो उत्तर दक्षिण अमेरिका में अमेजन और इसकी सहायक नदियों के बेसिन में स्थित है। अब पर्यावरण सुरक्षा संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला है, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय क्या है? पर्यावरण अपकर्ष, देखिए, पहला, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, सही है। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, ये भी सही है। पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन होना, ये भी सही है। तीन के तीनों चीज़ें जो हैं वो पर्यावरण अपकर्ष को निरूपित कर रहे हैं या इंगित कर रहे हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। अपक्षय का विचार संबंधित है किससे? तो ये अपक्षय का विचार जो है एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है, इससे संबंधित है। ठीक है, अपक्षय चट्टानों की टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पड़कर एवं विदीर्ण होकर के अपने स्थान पर ही बिखर कर रह जाती हैं। अगला है, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो देखिए, धारणीय विकास है, वातानुकूलन है, कागज के थैलों का प्रयोग, ये पर्यावरणीय सुरक्षा संबंधित, परंतु गरीबी कम करना जो है ये पर्यावरणीय सुरक्षा से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। ठीक है, देखिए, धारणीय विकास एवं कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू संबंधित है। वातानुकूलन का पर्यावरणीय सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंध है, जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है, जबकि धारणीय विकास, कागज के थैलों का प्रयोग एवं वातानुकूलन का पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है। अब धारणीय विकास संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दो कथन दिए गए हैं।
पहला धारणीय विकास लक्ष्य अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंच या थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, प्रस्तावित किया था। ये कथन आपका सही नहीं है। दूसरा, धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं, ये सही है। तो दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें। धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम वर्ष 2012 में Rio+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। धारणीय विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी तत्वाधान में धारणीय विकास लक्ष्य बनाए गए जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ देखिए, बात क्या की गई, धारणीय विकास की बात नहीं की गई। यदि धारणीय विकास की केवल बात होती तो वो आपका सही हो जाता पहला कथन। यहाँ पे धारणीय विकास लक्ष्य की बात की गई है। ये आपका 2012 में जो Rio+20 सम्मेलन होता है वहाँ पे इसको प्रस्तावित किया गया था। अगला है सतत विकास के निर्धारण हेतु किन सूचकांकों को आधार बनाया जाता है। तो देखिए, इसके लिए पारिस्थितिकी, सामाजिक और सांस्कृतिक, आर्थिक, इन सूचकांकों को आधार बनाया जाता है। उपयुक्त में से सभी, मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्नगत विकल्पों में सतत विकास के निर्धारण हेतु सभी विकल्प, चाहे वो पारिस्थितिकी, आर्थिक तथा सामाजिक और सांस्कृतिक सूचकांक हो, इन्हें शामिल किया जाता है। सतत विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं एवं भविष्य की आवश्यकताओं के मध्य संतुलन रखने का प्रयास किया जाता है। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन से स्थान रहा है। तो 2017 का है। तो 2017 में ये आपका किस नंबर पर था, 116वें पे था। 2023 में देखें तो 2023 में भारत जो है सतत विकास लक्ष्य में 112वें स्थान पर रहा है। ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जो लेटेस्ट वाला है उसको देख लेते हैं व्याख्या में। वर्ष 2021 में जारी उस सूचकांक के नवीन संस्करण SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान प्राप्त करता जो राज्य है वो है केरल। दूसरे पे तमिलनाडु तथा हिमाचल प्रदेश है। तीसरे पे जो हैं आपके 4 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और कर्नाटक। ठीक है। फिर उसके बाद आपका सिक्किम आता है, फिर महाराष्ट्र आता है। तो पहले नंबर पे केरला है, दूसरे पे तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश है, तीसरे पे 4 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा तथा कर्नाटक, चौथे पे सिक्किम, पाँचवें पे महाराष्ट्र है। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है। तो ये आपका केरला रहा है। 2021 में भी केरला रहा है। धारणीय कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ क्या होता है। तो इसमें देखिए, आप सी विकल्प पढ़िए। धारणीय कृषि, भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, इसे धारणीय कृषि कहते हैं। धारणीय कृषि का अर्थ पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। अगला है, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है। तो ये जो है संपोषणीय विकास की परिभाषा है, संपोषणीय विकास की। सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता एवं इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा। तो जो SDG 6 है, SDG 6 ये आपकी पानी की उपलब्धता तथा इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करती है। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं SDG के बारे में, क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं। सतत विकास लक्ष्य 6 के द्वारा स्वच्छ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात के लिए संकल्पित कर दिया है कि वह स्वच्छ जल एवं स्वच्छता से संबद्ध गतिविधियों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कार्यक्रमों का विस्तार करें और जल एवं स्वच्छता प्रबंधन में सुधार के लिए स्थानीय समुदायों का समर्थन दें। लक्ष्य 6 के माध्यम से दुनिया के देशों ने संकल्प लिया है कि वर्ष 2030 तक स्वच्छ पेयजल, पर्याप्त स्वच्छता और साफ सफाई की सुविधा सबके लिए सर्वत्र सुलभ करेंगे। तो सतत विकास लक्ष्य नंबर 6 के तहत जो उद्देश्य हैं क्या हैं, वर्ष 2030 तक सबके लिए सुरक्षित और किफ़ायती पेयजल सार्वजनिक और न्यायसंगत रूप से सुलभ कराना। बस इतना रहने दीजिए, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। तो ये है आपका नीति आयोग है। ठीक है, नीति आयोग है। भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थ विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सर्वश्रेष्ठ है। तो इसमें आप सी विकल्प को पढ़िए। सी विकल्प, मिश्र सस्यन, कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन यौगिकर पौधे और कीट प्रतिरोधी शस्य किस्में, ये जो है सर्वश्रेष्ठ रणनीति है। ठीक है। तो देखिए,
यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अन्य विकल्पों को देखिए, पहला क्या है, कृषि भूमि का विस्तार, सुपर फॉस्फेट, यूरिया और प्रभावी जीवनाशुओं का अधिक उपयोग, मतलब इसमें रासायनिक खाद अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सही नहीं है। दूसरा, अधिक पैदावार वाली किस्मों को अधिक लोकप्रिय बनाया जाना, बेहतर और अधिक बार सिंचाई तथा अजैव उर्वरकों और कीटनाशकों का बार बार फुहार छिड़काव। जैव उर्वरकों का जो अधिक प्रयोग वो ज़्यादा सही रहेगा, और अधिक बार सिंचाई ये नुकसानदायक होता है, तो बी वाला भी सही नहीं है। डी, उन्नत कृषि उपकरण और यंत्र, कटी फसल के दानों की क्षति को न्यूनतम करने के सशक्त कीटनाशकों का प्रयोग, और एक दाशस्यन रीतियाँ, तो ये भी सही नहीं, बहुत अधिक कीटनाशकों का प्रयोग भी सही नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो समिट पर आधारित प्रश्नों को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्या था? तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। देखिए, रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में है, वर्ष 1992 में 1992 में संपन्न पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। अगला है, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला, यह जैव भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के बारे में बात हो रही है, जिसे पहले इंग्लिश में देखिए क्या कहते हैं, इसे जो है GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। तो यह जैव विविधता पर अभिशमन एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिशमन के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है। तो ये पहला वाला जो विकल्प है वो आपका सही है, अन्य सही नहीं है। दूसरा क्या है, यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता नहीं। यह OECD के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और निधियों का अंतरण सुकर बनाता है। नहीं। व्याख्या देखिए, वर्ष 1991 में 1991 में वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF की स्थापना की गई। यह जैव विविधता पर अभिशमन CBD, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिशमन UNFCCC, मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिशमन UNCCD इत्यादि के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है। अब एजेंडा 21 से संबंधित प्रश्नों को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न क्या है कि समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन आपके दिए गए हैं, बताने में सही कौन सा है। पहला, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, सही है। 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई, नहीं। ये रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992 में जो अर्थ समिट होते हैं उसमें इसकी उत्पत्ति होती है। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए कार्यवाही योजना स्वीकृति से एजेंडा 21 नाम दिया गया। अगला है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में। ठीक है, ये ब्राजील में है। अब रियो 20+ सम्मेलन के बारे में देख लेते हैं इस प्रश्न को। पहला है, इसमें आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन क्या है? तो यह धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है। Rio+20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। यह सम्मेलन 20 से 22 जून 2012 के मध्य रियो डी जेनेरियो ब्राजील में संपन्न हुआ। यह सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ तथा वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। अगला है, पृथ्वी सम्मेलन +5 कब आयोजित हुआ? तो पहला देखिए, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, 5 जोड़ दीजिए 1997 हो जाएगा। तो 1997 में ये आयोजित हुआ था। वर्ष 1992 में विश्व भर के नेता जो है ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में एकत्रित हुए थे, और इसके ठीक 5 वर्ष बाद 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जिसे Rio+5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। यह बैठक एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन हेतु बुलाई गई थी। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है किससे? तो ये जो है आपका सतत विकास से संबंधित है। किससे? सतत विकास से संबंधित है, सी ऑप्शन। एजेंडा 21 संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्यकारी कार्य योजना है जो सतत विकास से संबंधित है। यह वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन का परिणाम रही है। अगला है, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? इसका शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। देखिए, Rio+20 सम्मेलन का आयोजन प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन
जो कि रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था, कि 20 वर्ष पूरे होने के पश्चात किया गया था। वर्ष 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित रियो 20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक द फ्यूचर वी वांट था। इस मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता इत्यादि पहलुओं पर विचार किया गया। अगला है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी, PAGE, जो अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की क्रियाविधि है, अभी आविर्भूत हुई। कब आविर्भूत हुई? तो ये जो है आपका रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में आविर्भूत हुई थी। थोड़ी सी व्याख्या इसके बारे में पढ़ लें। वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन रियो प्लस 20 का आयोजन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में किया गया। इसी सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों आदि से कार्रवाई का आह्वान किया गया। इसी आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी अर्थात PAGE, जिसका फुल फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, या हिंदी में कहें तो हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी का सृजन किया गया। अगला है, जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये 2002 में आयोजित किया गया था। ठीक है, 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर 2002 के मध्य दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सतत विकास का आयोजन किया गया था। ठीक, अब हम लोग विभिन्न संगठन एवं संस्थान से संबंधित प्रश्नों को थोड़ा देख लेते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका कहाँ पर है? नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में। इसमें बहुत बार प्रश्न आया है। देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है। नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो ये 1958 में नागपुर में स्थापित किया गया। वर्तमान में इसके निदेशक डॉक्टर अतुल नारायण वैद्य हैं। NEA से आशय क्या है? NEA देखिए स्टार लगा, क्यों लगा है? प्रश्नगत समस्त विकल्प असत्य हैं। NEA का कोई फुल फॉर्म नहीं है। NEA के स्थान पर NEAA होना चाहिए, जिसका पूर्ण रूप है नेशनल एनवायरनमेंट अपीलेट अथॉरिटी। ठीक है, यहाँ पर जो NEA है यहाँ पे NEAA होना चाहिए, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एनवायरनमेंट अपीलेट अथॉरिटी, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण। इसका गठन तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया था। अगला है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है जो पृथ्वी के मुख्यतः वातावरण की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो केन्या के नैरोबी में है। UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है। नैरोबी केन्या की राजधानी भी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी। EPA का पूर्ण रूप क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। EPA का फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संघीय एजेंसी है। अगला है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में यह स्थित है। यह एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। अगला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र UNEA 4 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये केन्या के नैरोबी में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 2019 में। ठीक है, 2019 में इसका आयोजन किया गया था। जो लेटेस्ट है, देखिए ध्यातव्य कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के छठे सत्र का आयोजन यूनेप आपका 4 था। UNEA 4 था। ये UNEA 6 का आयोजन जो है ये 26 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2024 के मध्य नैरोबी के केन्या में ही ये आयोजित किया गया। तो जो चौथा था वो भी केन्या के नैरोबी में हुआ, और जो 2024 में छठा इसका चरण हुआ वो भी आपके केन्या के नैरोबी में हुआ। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण समिति अधिनियमों पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ कब?
तो ये 1986 में, वर्ष 1986 में पारित हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम या द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ। यह संपूर्ण भारत में लागू है। पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया या कब पारित किया गया? 1986 में। पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ। इसे छाता विधान, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ? तो 1986 में, बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? 1986 में, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? 1986 में, बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण का परिरक्षण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे छाता विधान के नाम से भी जानते हैं। जो 1986 का अधिनियम, इसे छाता विधान भी कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया? जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, इसका गठन जो है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया। देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया। ध्यातव्य है कि 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का नाम बदल करके अनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति या जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी कर दिया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया? तो देखिए, इसके तहत जो है केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, इसके तहत आपका केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया। देखिए, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत किया गया। इसका उद्देश्य देश में भूजल संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन को विनियमित एवं नियंत्रित करना है। इसके अंतर्गत इस संगठन का दायित्व आर्थिक एवं पारिस्थितिकी दक्षता के सिद्धांतों के आधार पर भारत के भूजल संसाधनों की खोज, मूल्यांकन, संरक्षण, वृद्धि, प्रदूषण सुरक्षा और वितरण सहित वैज्ञानिक एवं सतत विकास तथा प्रबंधन हेतु प्रौद्योगिकियों का विकास एवं प्रसार, निगरानी तथा लागू करने के लिए इक्विटी इकट्ठा करना है। अगला है, निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो देखिए, वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति, ये सभी जो है पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित हैं। तो सभी चारों यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया कब? 2010 में इसकी स्थापना हुई। देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अधीन की गई थी। इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। वर्तमान में NGT के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। NGT का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? पहला, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की स्थापना की गई है, सही है। नेशनल एडॉप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश हुआ है, ये भी सही है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल ना होना, ये सही नहीं है। यहाँ पे सी वाला, ठीक है। देखिए, इसका संबंध नहीं है। स्वच्छ विकास युक्ति CDM UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। इसके तहत एनेक्जर 1 के विकसित देश गैर एनेक्जर 1 देशों में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाएं कार्यान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट का उपयोग विकसित देश अपनी राष्ट्रीय उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं में हुई कमी को पूरा करने में कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए नेशनल एडॉप्टेशन फंड की स्थापना की गई है। बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होने का जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव का सामना करने से कोई संबंध नहीं है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा या से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था या हुए थे? यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। देखिए, पहला, स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है, तो ये पहला वाला आपका सही है। दूसरा, अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप नहीं, ये सही नहीं है। तीसरा, अनुच्छेद 243(a) के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप नहीं। तो पहला ही केवल सही, दूसरा तीसरा गलत है। यहाँ पे केवल 1 A ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण
अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार, जो कि जीवन के अधिकार अर्थात अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है, के अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किया गया है। अगला है राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी से भिन्न है। तो देखिए यहाँ पे दो कथन है। पहला, एनजीटी का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि सीपीसीबी का गठन सरकार के कार्यात्मक आदेश से किया गया है। ये कथन गलत है। दूसरा, एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है, देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना, एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण समेत मामलों के प्रभावी एवं तीव्र निपटान के लिए की गई थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक सांविधिक संगठन है। सीपीसीबी जो है, सीपीसीबी की जो बात की गई है, सीपीसीबी अर्थात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक सांविधिक निकाय है, संगठन है, जिसका गठन सितंबर 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के द्वारा किया गया था। मतलब कि इसका गठन जो है सरकार के कार्यपालिक आदेश के द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, इसका गठन भी अधिनियम के तहत किया गया है। पर्यावरणीय मुद्दों पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण एक समर्पित क्षेत्राधिकार मतलब तेज गति से पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है तथा उच्चतर न्यायालयों में मुकदमे का भार को कम करने में मदद करता है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में वर्णित सीपीसीबी के मुख्य कार्यों में नदियों एवं कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है। अगला है राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल एनजीटी प्रभावी हुआ कब से। तो ये जो है आपका अक्टूबर 2010 से, 18 अक्टूबर 2010 से ये प्रभावी हुआ। ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का गठन 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत किया गया था और इसी तारीख से ये प्रभावी हुआ। अब कुछ यहाँ पर एक सेकेंड, अब थोड़े से विविध टाइप के प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला है कथन कारण का प्रश्न है, बताना कौन सही है। पहला कथन है कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक सही है। क्यों? कारण क्या है? जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो ये कथन कारण सही है और व्याख्या भी हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक था वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से हो रहे जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति जल का सही सूचकांक तथा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से हो रहे जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन हो रहे हैं। जल प्रिय पौधे वाटर लविंग प्लांट्स का जलवायु की आर्द्रता कम होने पर क्षरण होने लगता है। इस प्रकार स्पष्ट की कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी हो रही है। अगला प्रश्न है कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या होते हैं? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। इको मार्क प्रत्येक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है क्या? इको मार्क। ठीक है, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, इसके लेखक कौन रहे हैं? रेचल कार्सन रहे हैं। ये अमेरिकी जीव विज्ञानी एवं पर्यावरण विद या संरक्षणविद रहे हैं। यह 1962 में प्रकाशित हुई थी। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है किसके लिए? तो ये जो है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, इन सभी के लिए क्या है? ये हानिकारक है। तो उपयुक्त सभी के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हरित विकास या ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है? इसके लेखक कौन रहे हैं? W.A. एडम्स की पुस्तक है। हरित विकास या ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक W.M. एडम्स रहे हैं। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है मसानोबु फुकुओका। ठीक है, यह एक जो है जापानी किसान एवं दार्शनिक थे। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? तो ग्रीन आर्मी को जो है ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ किया। पर्यावरण संरक्षण के लिए ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी को लॉन्च किया। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं था? तो देखिए, इसमें आपका प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण महत्वपूर्ण था, पर्यावरण प्रदूषण महत्वपूर्ण था, जन सामान्य का विस्थापन में पुनर्वास महत्वपूर्ण था, परंतु राजनीति एवं विकास इसमें महत्वपूर्ण नहीं था। ठीक, ये विकास का चर्चा का विषय ही नहीं था। आगे चलते हैं। प्लाची माड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, कहाँ अवस्थित रहा? तो ये केरल। जैसे इस बार जो है वायनाड के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि वायनाड में बहुत ही एक भूस्खलन हुआ था जिससे बहुत बड़ी आपदा आई थी। ठीक है, तो ये जो प्लाजी माड़ा है ये केरल के पलक्कड़ जिले में अवस्थित एक छोटा सा गांव रहा है। ग्रीन वाश इंगित करता है किसे? ग्रीन वाश जो है ये पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करने से संबंधित है। ग्रीन वाश उस
स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक संगठन अपने पर्यावरणीय प्रथाओं या किसी उत्पाद या सेवा के पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करना चाहता है, मतलब बताता है कि मैं वो बहुत पर्यावरण प्रेमी है या उसका संरक्षण करता है या हितैषी है, परंतु ऐसा होता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? अभी हमने बात की, तो इसमें पहला कथन देखिए, मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिकी अनुकूली या इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त हैं। तो पहला कथन सही है। अन्य विकल्पों को भी देख लेते हैं। किसी देश के वार्षिक वित्तीय विवरणों में पारिस्थितिकी पर्यावरणीय लागतों को शामिल न करना, नहीं। आधारिक संरचना विकसित करते समय अनर्थकारी पारिस्थितिकी दुष्परिणामों की उपेक्षा करना, नहीं। किसी सरकारी या परियोजना या कार्यक्रम में पर्यावरणीय लागतों के अनिवार्य उपबंध करना, ये भी नहीं है। ठीक है। अगला है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ की है? तो ये प्रारंभ किया है आपका पंजाब ने। ठीक है, हरित गृह कृषि ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ किया है। आगे चलते हैं। अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीनडेक्स 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। वह स्कोर क्या है? देखिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा, तो उत्तर याद रखिएगा। यह विभिन्न देशों द्वारा बी ऑप्शन, यह विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है और प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 1974 में मनाया गया था। उल्लेखनीय है कि स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था। पर्यावरण पर यह पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था। इसी सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय भी लिया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अभी हमने देखा 5 जून को। ठीक है, 5 जून को। और थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लें। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। तो 2020 का हमें नहीं जानना है, 2021 का नहीं जानना है। 2024 में जो पर्यावरण का जो केंद्रीय विषय रहा है उसको देख लेते हैं। वर्ष 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस का जो केंद्रीय विषय था वो क्या था? फोकसिंग ऑन लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड रेजिलियंस। क्या है? फोकसिंग ऑन लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड रेजिलियंस। इसका मेजबान देश कौन रहा है? सऊदी अरब। तो ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा। समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो क्लब ऑफ रोम के द्वारा, क्लब ऑफ रोम के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन। अप्रैल 1968 में 1968 में 10 देशों के 30 व्यक्तियों का एक समूह, जिसमें वैज्ञानिक, शिक्षक, अर्थशास्त्री, मानवतावादी तथा प्रशासक आदि शामिल थे, कि रोम के एकेडमिया डी लेंसी में एक बैठक हुई। इस बैठक से ही क्लब ऑफ रोम का विकास हुआ। इसी क्लब ऑफ रोम के द्वारा ही द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रतिपादन किया गया। अगला है, जलवायु अनुकूल कृषि के लिए वैश्विक सहबंध ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, या शॉर्ट में कहें तो GACSA के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? तो यहाँ पर देखिए, पहला, GACSA 2015 में पेरिस में हुए जलवायु शिखर सम्मेलन का एक परिणाम है, नहीं। GACSA में सदस्यता में कोई बंधनकारी दायित्व उत्पन्न नहीं होता है, ये वाला सही है। तीसरा, GACSA के निर्माण में भारत की साधक भूमिका थी, नहीं। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में बात करें। GACSA अर्थात ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को 23 सितंबर 2014 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था, ना कि 2015 में। GACSA एक स्वैच्छिक मंच है जो सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संगठनों, संस्थानों, सिविल सोसाइटी आदि के लिए खुला है। GACSA की सदस्यता से कोई बंधनकारी दायित्व उत्पन्न नहीं होता है और भारत ने इसकी स्थापना में योगदान नहीं दिया है। आगे चलते हैं। भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? एक धान्य कृषि पद्धति को परिहार, मतलब एक की तरह के, नहीं, ये नहीं आता। न्यूनतम जोत को अपनाना, ये आता है। बागानी फसलों की खेती का परिहार, ये नहीं आएगा। मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशेष का उपयोग, ये आएगा। स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण, फसल आवर्तनों का अपनाना, तो इसमें आपका ये भी आएगा। तो 2, 4, 5 सी ऑप्शन हो जाएगा। संरक्षण कृषि, देखिए, संरक्षण कृषि वह पद्धति है जिसमें कृषिगत लागत को कम रखते हुए अत्यधिक लाभ व टिकाऊ उत्पादकता लाई जा सकती है। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा, जल, वातावरण व जैविक कारकों में संतुलित वृद्धि होती है। इसमें कृषि क्रियाओं, उदाहरणार्थ शून्यकर्षण, अति न्यूनकर्षण या जीरो टीलेज या मिनिमम
टिलेज के साथ कृषि रसायनों एवं अकार्बनिक एवं कार्बनिक स्रोतों का संतुलित व समुचित प्रयोग होता है ताकि कृषि की विभिन्न जैव क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव न हो। संरक्षित खेतों में न्यूनतम जुताई से फसल अवशेष मृदा की सतह पर बने रहते हैं। इससे मृदा क्षरण बहुत कम हो जाता है। सामान्यतः 30% तक फसल अवशेषों द्वारा मृदा का ढका रहना अति आवश्यक है। संरक्षित देखिए सामान्यतः 30% तक फसल अवशेषों द्वारा मृदा का ढका रहना अति आवश्यक है। संरक्षित खेती में फसल विविधीकरण एवं फसल चक्र अपनाना अति आवश्यक है। सामान्यतः किसान एक ही प्रकार की फसल चक्र कई वर्षों तक अपनाते हैं। जैसे धान गेहूं फसल प्रणाली वर्षों से किसान एक ही खेत में लगा रहे हैं, जो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता तथा फसल संबंधित कीटों एवं रोग व्याधि को भी कम करता है। अगला प्रश्न कथन कारण का प्रश्न है। देखिए कथन क्या है, भारत एक नगरीय जनाधिक्य वाले देशों का उदाहरण है। नहीं, यहाँ ग्रामीण जनाधिक्य है। ठीक है, तो पहला कथन गलत है। कारण भारत के अधिकांश बड़े नगरों में पर्याप्त अवस्थापना का अभाव है, तो कथन गलत है, कारण सही है। यहाँ पे डी ऑप्शन है। ठीक है, नगरों में पर्याप्त अवस्थापना का अभाव जरूर है यहाँ पर। ठीक, देखिए भारत की 68.84% जो आबादी है वो गाँव में रहती है, केवल 31.16% शहरों में रहते हैं। अगला निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। तो प्राकृतिक पूंजी में वन, जल, खनिज आते हैं, पर सड़कें इसमें नहीं आएंगी। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य नहीं है। अच्छा शासन, स्वच्छ हरित नगर, सुव्यवस्थित या स्मार्ट गतिशीलता ये है, परंतु जीवन की गुणवत्ता का स्थिरीकरण इसके तहत लक्ष्य नहीं है। स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य जीवन की गुणवत्ता का स्थिरीकरण नहीं है। देखिए स्मार्ट शहर का उद्देश्य स्थानीय क्षेत्र के विकास को साकार करना और तकनीक का उपयोग कर, विशेषकर ऐसी तकनीक जिसके स्मार्ट परिणाम मिले, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। क्षेत्र आधारित विकास से मलिन बस्तियों को बेहतर नियोजित शहरों में रूपांतरित करने सहित और मौजूदा क्षेत्रों का रूपांतरण होगा। शहरी क्षेत्रों की बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए शहरों के इर्द गिर्द नए क्षेत्र अर्थात हरित क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। स्मार्ट संसाधनों के प्रयोग से शहर अवसंरचना और सेवाओं में सुधार करने हेतु तकनीक, सूचना और आंकड़ों का उपयोग कर सकेंगे। इस तरह से व्यापक विकास से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, रोजगार सृजित होगा और सभी विशेषकर गरीब एवं उपेक्षित लोगों की आय में बढ़ोतरी होगी, जिससे शहर समावेशी बनेंगे। तो इसमें आपका जो है जीवन की गुणवत्ता का स्थिरीकरण शामिल नहीं है इन लक्ष्यों में। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।